हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हमारी जो चर्चाएं चल रही थी वह मुगल साम्राज्य पर चल रही थी, जिनमें सभी प्रमुख शासकों की चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारी जो चर्चा होने वाली है मुगल शासन व्यवस्था पर चर्चा होने वाली है, और यह जो है बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है, लगभग 23 पेज का है। तो यह जो पार्ट है इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करके बताएंगे आपको, ठीक, जिससे आपको जो है किसी प्रकार की समस्या ना हो। यहाँ से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इस वजह से इसको अटेंड करना जरूरी बन जाता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मुगल शासन व्यवस्था, ठीक है। तो आपने ट्रिक नहीं याद रखी है तो उसको याद कर लीजिए, भाजी सब्जी फॉर माशाब। तो औरंगजेब का जो वीडियो है उसमें एकदम लास्ट में आपको मिलेगा भाजी सब्जी फॉर माशाब, उसको आप जरूर जाकर देख लीजिए। देखिए, मुगल शासन व्यवस्था, मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों के सम्मिश्रण से बनी थी जो मुगल शासन व्यवस्था है, ठीक। इसमें जो है इराकी अब्बासिद खलीफा का या मिस्र के फातिमी खलीफा के नियमों के अनुसरण के अनुसार जो है भारतीय एवं विदेशी प्रणालियों के सम्मिश्रण से बनी मुगल शासन प्रणाली। यह भारतीय वातावरण में अरबी फारसी प्रणाली थी। मुगल काल की राजभाषा क्या थी, तो फारसी थी, तथा दरबार में इसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। मुगल काल में फारसी भाषा की 2 शैलियाँ थीं, भारतीय शैली और ईरानी शैली, ठीक। इसमें भारतीय शैली का जो प्रवर्तक था वह कौन था, तो अबुल फजल था। कौन था, तो अबुल फजल जो है वह भारतीय शैली का प्रवर्तक था। बाबर से लेकर औरंगजेब तक सभी मुगल शासकों ने फारसी भाषा और जो है साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। शासन का अधिपति जो है वह कौन होता था, तो बादशाह था। वह प्रधान सेनापति, न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी, इस्लाम का संरक्षक एवं जनता का आध्यात्मिक नेता होता था। कौन, जो बादशाह होता था, ठीक है। तो अकबर कालीन मुगल राजत्व सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या जो है अबुल फजल ने आईने अकबरी में की है। किसमें, तो आईने अकबरी में जो है अकबर कालीन मुगल राजत्व सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में की है। अबुल फजल ने राजत्व के संबंध में लिखा है, राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति में हजारों गुण एक साथ विद्यमान होते हैं, ठीक। अर्थात राजसत्ता परमात्मा से फूटने वाला तेज और विश्व प्रकाशक सूर्य की एक किरण होता है। अकबर राजतंत्र को धर्म एवं संप्रदाय से ऊपर मानता था। कौन, तो अकबर, ठीक। उसने रूढ़िवादी इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति को अपनाया था। किसने, तो अकबर ने, ठीक है, सुलह कुल की नीति को अपनाया था। मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। मंत्रिपरिषद को जो है विजारत कहा जाता था मुगल प्रशासन में, ठीक है। क्या कहा जाता था, विजारत कहा जाता था। वकील, जिसको वकीले मुतलक, ठीक है, बादशाह के बाद शासन प्रबंध करने वाला सबसे बड़ा राज कर्मचारी वकील था, ठीक है। इसे बाद में क्या कहा जाने लगा, तो वजीर कहा जाने लगा। किसको, तो वकील जो होते थे ना, इनको जो है बाद में वजीर कहा जाने लगा, और यह सबसे प्रमुख पद होता था मुगल साम्राज्य में या मुगल प्रशासन में, ठीक। इसे मंत्रियों को नियुक्त करने एवं पदच्युत करने का अधिकार होता था। किसको, तो वजीर को। अकबर ने बैरम खां के बाद इस पद को जो है समाप्त करके इसे दीवान, बख्शी, मीर समन एवं जो है सदर 4 अलग भागों में बांट दिया, ठीक है। 4 अलग भागों में बांट दिया। वो 4 अलग भाग कौन हुए, तो जो ये वजीर थे ना, इस पद को ही समाप्त कर दिया। किसने, तो अकबर ने। फिर क्या चालू किया, तो दीवान किया, मीर बख्शी किया, मीर समन किया, सदर किया, ये 4 अलग भागों में बांट दिया। दीवान या फिर वित्त मंत्री, यह आर्थिक विषयों में बादशाह का प्रतिनिधि होता था। वह शाही खजाने का प्रबंध और उसके हिसाब की जांच करता था, जो दीवान या वित्त मंत्री होता था। कर विभाग जो है उसके अधीन होता था। किसके, तो दीवान या फिर वित्त मंत्री के। अकबर के समय पहले मुजफ्फर खां और बाद में जो है राजा टोडरमल को दीवान नियुक्त किया गया था। इसके 2 सहायक थे, दीवाने खालसा एवं दीवाने जागीर, ठीक। मीर बख्शी सेना के सभी अधिकारियों की तनख्वाह की जांच जो है मीर बख्शी करता था। वह सेना में राजकीय नियमों को जारी करता था तथा घोड़ों को दागने तथा मनसबदारों के अधिकार में रहने वाले सैनिकों की संख्या जो है निश्चित करता था। कौन, तो जो मीर बख्शी था, ठीक। 2 अन्य बख्शी होते थे, वह कौन होते थे, तो बख्शिए हुजूर और बख्शिए शाहगिर्द पेशा, ठीक। प्रधान काजी, यह प्रधान
न्यायाधीश था काजी उल कुजात, फौजदारी मुकदमों का जो है मुस्लिम विधान के अनुसार फैसला करता था। ठीक, वह प्रांत, जिला तथा नगर के काजियों की नियुक्ति करता था जो काजी उल कुजात होता था। ठीक, इसके सहायक मुफ्ती होते थे मुहतसिब। ठीक है, मुहतसिब जो है इसका कर्तव्य था कि शरीयत में मना किए गए कार्यों को करने से लोगों को रोके तथा साधारणतः जनता के दुष्चरित्रता को भी रोके। इनकी नियुक्ति जो है औरंगजेब ने की थी। किनकी? तो मुहतसिब की नियुक्ति। ठीक है, चलिए मुगल काल में जो है प्रधान विभाग क्या था? तो यहाँ पर देखिए इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए कि दीवान, तो दीवान किनको कहा जाता था? तो जो आय और व्यय विभाग का अध्यक्ष होता था। मीर बख्शी किनको कहा जाता था? तो सेना और वेतन विभाग इनके हाथ में था। ठीक है, खानसामा, ठीक है, तो खानसामा जो है शाही परिवार का प्रबंध करता था। काजी जो है न्याय विभाग का प्रधान होता था। सद्र जो है वह दान देने का विभाग होता था। मुहतसिब, ठीक है, प्रजा के चरित्र एवं जो है धर्म का निरीक्षण करता था। मुसारिफ जो है जो कि राज्य सचिव होता था। नाजिर बयूतात शाही कारखाने का जो है अधीक्षक होता था। ठीक, मीर आतिश तो वो खाने का जो है निरीक्षक। दरोगा ए डाक चौकी डाक अधीक्षक होता था। मीर बहर जो है नौसेना अधीक्षक। मीर बर जो है वह वन अधीक्षक। मीर तोजक जो है उत्सवों आदि का जो है प्रबंधक। और मीर मुंशी शाही पत्रों को जो है लिखने वाला मीर मुंशी होता था। तो इनमें जो है आपको याद क्या रखना है? दीवान, मीर बख्शी, ठीक है, और जो है काजी और सद्र मुहतसिब। ठीक है, और मुशारिफ याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रांतीय प्रशासन जो होता था, ठीक है, उनमें तो सूबेदार जो होता था, प्रांतीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार होता था। ठीक है, दीवान जो था सूबे का वित्त अधिकारी होता था। बख्शी सूबे की सेना की देखभाल करता था। कोतवाल जो है सूबे की घटनाओं को नियंत्रित करता था। ठीक, वाकिया नवीस सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। सदर और काजी जो है सूबे के न्यायाधिकारी होते थे। तो यहाँ सूबेदार, दीवान, बख्शी, ठीक है, इतना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए मुगल शासन व्यवस्था जो थी कैसी थी? तो मुगल साम्राज्य जो है सबसे बड़ा क्या होता था? तो जो है सूबा होता था। ठीक, उसके बाद क्या होता था? जिला यानी कि सरकार होती थी। उसके बाद जो है परगना होता था। ठीक, उसके बाद दस्तूर ग्राम, ठीक है, दस्तूदर ग्राम यानी जिसको मावदा या फिर दीह कहा जाता था। और उसके बाद जो है नागला जो कि सबसे छोटी बस्ती होती थी, यानी कि सबसे छोटा जो है क्षेत्र क्या कहलाता था? तो नागला कहलाता था। और सबसे बड़ा जो है क्या कहलाता था? तो सूबा कहलाता था। ठीक, चलिए सरकार या जिला का जो है शासन कैसा था? तो फौजदार होते थे। ठीक है, यह जिले के एक प्रमुख सैनिक अधिकारी होते थे। अमल गुजार यह जिले की मालगुजारी एकत्र करते थे। वित्त कची जो है यह कृषि संबंधी जरूरी कागजात एवं आंकड़े तैयार करते थे। खजानदार जो होते थे जिले के खजांची होता था। परगना का जो शासन था, ठीक है, परगना का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, ये खास जरूरी नहीं है लेकिन आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यानी कि सद्र उश सुदूर यह धार्मिक, धन संपत्ति तथा दातव्य विभाग का प्रधान होता था। कोतवाल नगर के शासन का प्रधान होता था। गांव का मुख्य अधिकारी जो है ग्राम प्रधान होता था, जिसे खुद मुकद्दम या फिर चौधरी कहा जाता था। मनसबदारी प्रथा जो है किसने लागू की थी? कमेंट जरूर करिए। मुगल कालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। अकबर ने मनसबदारी प्रथा का वैज्ञानिक ढंग से यथाशक्ति संगठन किया। साधारणतः मनसब का अर्थ जो है क्या होता है? तो पद अथवा जो है प्रतिष्ठा होता है। किसका अर्थ? तो मनसब का जो अर्थ होता है। ठीक, अकबर के शासनकाल में सबसे कम जो है मनसब 10 का तथा सबसे ऊंचा जो मनसब होता था 10,000 का था। अकबर के शासनकाल के अंतिम दिनों में जो है 12,000 कर दिया गया था। 5,000 से ऊपर के मनसब शहजादों के लिए सुरक्षित था। 500 से जो है 2530 तक मनसबदार उमरा 3,000 तथा उसके ऊपर के मनसबदार को उमरा ए आजम तथा 5,000 से ऊपर के मनसबदार को सवार कहा जाता था। ठीक है, मनसबदारों को वेतन में जो है नगद रकम मिलती थी। वेतन में जागीरें भी दी जाती थी। मनसबदार के घोड़ों को जो है दाग लगाया जाता था। मनसबदार का जो है जात एवं सवार 2 दर्जे दिए जाते थे। जात से पता चलता है कि कितनी संख्या में हाथी, घोड़े तथा सामान ढोने की बैलगाड़ी किसी मनसबदार को रखनी है। सवार से जो है दर्जे का बोध होता था कि मनसबदार को जो है कितनी संख्या में घुड़सवार रखने हैं। ठीक,
यदि जात एवं सवार बराबर हो तो प्रथम श्रेणी, यदि सवार जात से कम हो तो द्वितीय श्रेणी, और यदि सवार जात से आधे से कम हो तो तृतीय श्रेणी जो है कहा जाता था। दुह अस्पा जो है वह मनसबदार होता था, जिसे निर्धारित घुड़सवार के साथ उतने ही घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा वह मनसबदार होता था, जिसे दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। यह प्रथा जो है जहांगीर ने प्रारंभ की थी। किस कौन सी? तो दुह अस्पा और सिंह अस्पा। ठीक है। सर्वप्रथम यह पद महाबरत, ठीक है, महारबत खां को दिया गया था जहांगीर के द्वारा। मुगल सेना 5 भागों में विभाजित थी। कैसी? तो पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना, हाथी सेना और जल सेना। पैदल सेना 2 प्रकार की थी, तो अहसाम और शेहबंदी। तो जो अहसाम होते थे इनके पास तलवार और छोटा भाला होता था। जो शेहबंदी होते थे फौजियों की अपेक्षा नागरिक पुलिस का काम करते थे। ठीक। और जो घुड़सवार थे यह भी 2 प्रकार के थे, बरगीर और शिलेदार। तो जो बरगीर हैं घुड़सवारों को साज का सारा सामान सरकार से मिलता था, और जो सिलेदार थे ये अपने घोड़े तथा अस्त्र शस्त्र स्वयं लाते थे, और इनको जो है बरगीर से अधिक वेतन मिलता था। मुगल तोपखाना जिनसी, ठीक है, तथा दस्ती नामक 2 विभागों में बंटा हुआ था जो मुगल तोपखाना था। ठीक है, जिनसी और दस्ती नामक भागों में। मुगल अपनी जो है निजी जल सेना नहीं रखते थे। कौन? जो मुगल शासक हुए यह अपनी निजी जल सेना नहीं रखते थे। नावों का निरीक्षक मीर बहाल कहलाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य जो है चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। औरंगजेब के समय में अरशद खां ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। ठीक है, जो कि दीवान सबसे उच्च पद होता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व अपनी, ठीक है, शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई, ठीक है, कौन सी? तो राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। जो शेरशाह ने क्या किया था? भू राजस्व व्यवस्था हेतु राई पद्धति का उपयोग किया, वैसे ही जो है अकबर ने ही किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक जो है अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था, जो करोड़ी होता था। ठीक। दहसाला व्यवस्था 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी। इस व्यवस्था को जो है टोडरमल व्यवस्था या बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दहसाला व्यवस्था का जो है प्रधान कौन था? तो टोडरमल ही था। इस वजह से इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसान सीधे ही प्रतिवर्ष लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे। इस व्यवस्था का वास्तविक प्रणेता जो है वह कौन था? तो टोडरमल था। कौन था? तो टोडरमल। ठीक है, इसलिए टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। इसके अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकाल करके उस औसत का जो है 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो नगद रूप में होता था। इस प्रणाली में 1/10 भाग हर वर्ष जो है वसूला जाता था, जिसे माले हरशाला, ठीक है, कहा जाता था। इस व्यवस्था में भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, जिनमें कौन कौन सी भूमि थी? पोलज, इसमें जो है प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से खेती होती थी। परती भूमि, इस भूमि में उर्वरता प्राप्त करने के लिए 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर, इस भूमि पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और जो बंजर थी यह जो है खेती योग्य भूमि नहीं थी, अतः इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। मुगल काल में कृषक जो है 3 वर्गों में विभाजित थे। कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में विभाजित थे। उनमें जो है खुदा काश्त, ठीक है, खुद काश्त, ये किसान उसी गांव की भूमि में खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाही काश्त, ये किसान जो है दूसरे गांव जाकर बंटाईदार के रूप में कृषि कार्य करते थे। मुजारियन, खुद काश्त कृषकों से जो है भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे, इनको जो है मुजारियन कहा जाता था। ठीक। मुगल काल में भूमि कर के आधार पर भूमि का जो विभाजन था, खालसा भूमि, जागीर भूमि, सयूर गाल, ठीक है, तो जो खालसा भूमि थी यह शाही भूमि थी। जागीर भूमि जो है यह प्रमुख व्यक्तियों को वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि थी। और जो सयूर गाल है ना, यह मदद इमाश के नाम से जाना जाता था। अनुदान में दी गई लगान मुक्त भूमि होती थी और इसे ही मिल्क भी कहा जाता था। ठीक। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जबती प्रणाली विकसित की थी। कौन सी? तो जबती या जाबती प्रणाली। ठीक है, इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। एक को जो है तखसीस और दूसरे को जो है तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क या जो है कनकूत प्रणाली को जो है अपनाया और भू राजस्व की राशि उपज का आधा कर दिया। यह एक प्रकार से जो है ठेकेदारी व्यवस्था होती थी। कनकूत प्रणाली को जो है दानाबंदी भी कहा जाता था।
मुगल काल में कर निर्धारण की जो है अन्य प्रणालियां भी प्रचलित थी, जिनमें बंटाई अथवा गल्ला बख्शी, इसे जो है माओली भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए बंटाई प्रणाली में जो है राजस्व निर्धारण 3 प्रकार से होता था, खेत बंटाई, लंक बंटाई, राशि बंटाई। ठीक, अकबर ने सूर्य की गणना पर जो है आधारित इलाही संवत प्रचलित किया था, जिसे फसली संवत भी कहा जाता था। क्षेत्रफल की इकाई जो है क्या होती थी, तो बीघा मानी जाती थी। अकबर ने भूमि की पैमाइश हेतु 1586 ईस्वी में सिकंदरी गज, ठीक है, जो कि 39 अंगुल या फिर जो है 32 इंच का होता था, जो सिकंदरी गज होता था, के स्थान पर इलाही गज जो कि 41 अंगुल और जो है या फिर जो है 33 सही यानी कि 33.5 इंच का जो है होता था, जो इलाही गज था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार जो है चांदी का रुपया था। क्या था, तो चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में जो है 40 दाम होते थे। सबसे बड़ा सिक्का जो है संकब, ठीक है, संसब सोना का था। ठीक है, जो संसब था सबसे बड़ा सिक्का, यह सोने का बना होता था। स्वर्ण का जो है सबसे प्रचलित सिक्का क्या था, तो इलाही था। क्या था, तो इलाही। ठीक, जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई तथा उस पर अपना यौम नूर जहां का नाम अंकित करवाया था। किसने, तो जहांगीर ने। ठीक है, जिनके शासनकाल को क्या कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किनके शासनकाल को, तो जहांगीर के शासनकाल को। ठीक, चलिए आना सिक्के का जो है प्रचलन शाहजहां ने करवाया। किसने, तो शाहजहां ने आना सिक्के का प्रचलन करवाया। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई जो है औरंगजेब के समय में हुई थी। भू राजस्व के अतिरिक्त हिंदुओं से जजिया कर तथा मुसलमानों से जकात नामक कर वसूला जाता था। ठीक है, 1564 ईस्वी में जो है अकबर ने जजिया की वसूली जो है समाप्त कर दी थी। किसने, तो अकबर ने 1564 में जजिया कर को ही समाप्त कर दिया था। लेकिन ये जो औरंगजेब हुआ ना, इसने पुनः चालू कर दिया। कब, तो 1679 ईस्वी में पुनः चालू कर दिया जजिया कर को। इसका निर्धारण जो है 3 श्रेणियों में किया गया था। 10,000 दिरहम से अधिक संपत्ति वालों से 48 दिरहम प्रतिवर्ष, 200 दिरहम से अधिक जो है 10,000 दिरहम तक के संपत्ति वालों से जो है 24 दिरहम प्रतिवर्ष, और 200 जो है दिरहम से कम संपत्ति वालों से जो है 12 दिरहम प्रतिवर्ष लिया जाता था जजिया कर के माध्यम से। ठीक, जकात मुसलमानों से उनकी संपत्ति का जो है 2.5% प्रतिवर्ष लिया जाता था जकात करके कर जो होता था। मुगल काल में सीमा शुल्क, पेशकश, वज्र आदि भी प्राप्त होते थे। सीमा शुल्क जो था, जिसको चुंगी कहते थे, ठीक है, की दर जो है वस्तु के मूल्य का 2.5% होती थी, जो सीमा शुल्क होती थी। ठीक, कालांतर में यह दर जो है 3.5% हो गई थी। मुगल काल में आयात निर्यात पर जो है 3.5% तथा स्वर्ण चांदी पर जो है 2% कर लगाया जाता था। ठीक, मुगल काल में खाद्य पदार्थों में जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा एवं दाल, पलसेती, दाल को पलसेती कहा जाता था। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं मुख्य थी। ठीक है, खाद्य पदार्थों में मुगल काल में आगरा के निकट जो है बयाना, गुजरात में जो है सरखेज से अच्छे किस्म की नील पैदा होती थी। भारत में तंबाकू का प्रचलन जो है 1604 ईस्वी के लगभग पुर्तगालियों द्वारा शुरू हुआ था। इसी समय जो है मक्का की उपज प्रारंभ की गई थी। मुगल काल में गन्ना, कपास, नील, रेशम आदि फसलों का उत्पादन होता था, जिन्हें तिजारती, ठीक है, तिजारती यानी कि नगदी फसलें तथा उत्तम फसलें कहा जाता था। मुगल काल में थोक व्यापारियों को जो है सेठ, बोहरा या फिर मोदी कहा जाता था। ठीक है, तथा खुदरा व्यापारियों को जो है वानिक कहा जाता था। ठीक, मुगल काल में निर्यात की जो वस्तुएं थी, नील थी, शोरा था, अफीम था और सूती वस्त्र था जो निर्यात किया जाता था। मुगल काल में आयात की जो वस्तुएं थी, उनमें स्वर्ण था, चांदी था, कच्चा रेशम था और घोड़ा था। सोरा कोरोमंडल तट एवं बिहार में उत्पादित होता था। क्या, जो सोरा होता था। मुगल काल में सोने चांदी का आयात इतना बढ़ गया था कि बर्नियर ने लिखा है, आयात इतना बढ़ गया था। ठीक है, यानी दूसरी जगह से यहाँ पर आता था मुगल काल में। तो विश्व के प्रत्येक भागों में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी भारत में दफन हो जाता है। ठीक है, इतना आयात हुआ और इस पर बर्नियर ने लिखा कि विश्व के प्रत्येक भागों में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी भारत में दफन हो जाता है। ठीक है, मुगल काल में गांव में रहने वाले व्यापारी को जो है बिछौती, ठीक है, बिछैती कहते थे, और जो है जो गांव तक की अपनी
व्यापार सीमा रखते थे उन्हें सहधानी कहते थे। ठीक है। शाहजहां ने अपने शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य जो है चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की थी। समुद्री व्यापार में जो है संलग्न मुस्लिम व्यापारी जो है खोजा एवं बोहरा प्रमुख थे। ठीक। मुगल बादशाह सभी आयातों और निर्यातों पर जो है 3.5% चुंगी लेते थे जो मुगल बादशाह होते थे। आयात और निर्यात में मुगल काल में जो है वस्तु विनिमय का माध्यम क्या था, तो हुंडी था। क्या था? हुंडी जो है वह मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम होता था। हुंडी एक प्रकार का अल्पकालीन ऋण होता था। यह वह चिट्ठी होती थी जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कुछ कटौती करके किया जाता था। ठीक। 18वीं शताब्दी में बंगाल एवं गुजरात में ऋण प्रदान करने की एक नई व्यवस्था प्रारंभ हुई जिसे जो है ददनी, ठीक है क्या, ददनी कहा जाता था। ददनी यानी कि अग्रिम संविदा एवं पेशगी। ठीक। बाबर ने काबुल में जो है चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी मुद्रा प्रचलित किया था। शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने शुद्ध चांदी का जो है रुपया जो कि 180 ग्रेन का तथा तांबे का दाम जो कि 380 ग्रेन का होता था, इसको प्रचलित किया। किसने? तो शेर शाह सूरी ने। अकबर ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ में मुहर नामक स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की थी। एक मुहर जो है चांदी के 9 रुपयों के बराबर होता था जो अकबर ने प्रचलित की थी। ठीक है। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का प्रचलित किया था जो रुपए का 1/4 मूल्य के बराबर होता था। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मुगल कालीन शिक्षा और जो है साहित्य और कला। ठीक है। तो जो मुगल कालीन शिक्षा है, साहित्य है और कला है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो सेशन है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह 2 पार्ट में रहने वाला है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुगल काल में मकतब, ठीक है, मकतब जो होता था प्राइमरी शिक्षा होती थी एवं मदरसे जो थे वह उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर याद रखें। मुगल काल में मकतब जो है प्राइमरी शिक्षा यानी प्राथमिक लेवल की होती थी और जो मदरसे होते थे वो हायर लेवल के होते थे। बाबर के समय जो है सुहरते आम विभाग जो था शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था करता था। हुमायूं ने माहम अंगा के सहयोग से मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी। किसने? तो हुमायूं ने। शाहजहां ने दिल्ली में मदरसा स्थापित किया था तथा शिक्षा का माध्यम फारसी प्रारंभ करवाया था। किसने? तो शाहजहां ने। ठीक है। औरंगजेब ने मकतबे एवं मदरसों को जो है आर्थिक सहायता देने के फरमान जारी किए थे। किसने? तो औरंगजेब ने। जेबुन निसा बेगम ने दिल्ली में जो है बैतुल उलूम मदरसा स्थापित किया था। किसने? तो जेबुन निसा बेगम ने। मुगल काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो फारसी भाषा था। मुगल काल में लखनऊ का फरहंगी महल जो है मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए चर्चित था। मुगल काल में जो लखनऊ का फरहंगी महल है। ठीक है। मुगल काल में विद्यार्थियों को 3 प्रकार की जो है उपाधियां दी जाती थीं। उनमें तर्क एवं दर्शन के विद्यार्थी को फाजिल, धार्मिक शिक्षा हेतु आमिल, साहित्य के विद्यार्थी को काबिल कहा जाता था। ये जो है 3 प्रकार की उपाधियां थीं। ठीक। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज स्थापित किया तथा दारुल वफा नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई थी। किसने? तो शाहजहां ने। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम जो थी, जो हुमायूं नामा की लेखिका थी, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। हुमायूं की भतीजी सलीमा सुल्ताना जिसने बहुत से फारसी पद्य लिखे थे। ठीक है। नूरजहां, मुमताज महल, जहां आरा बेगम, जेबुन निसा उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं थीं तथा उन्हें फारसी एवं अरबी साहित्य का बहुत ज्ञान था। किनको? तो गुलबदन बेगम को। ठीक है। सलीमा सुल्ताना को, नूरजहां, मुमताज महल, जहां आरा बेगम और जेबुन्निसा को। ठीक है। अकबर को चाहे एक समकालीन व्यक्ति माधवाचार्य जो त्रिवेणी का एक बंगाली कवि एवं चंडी मंगल का लेखक था। कौन? जो माधवाचार्य था। बादशाह की विद्या के पोषक के रूप में बहुत प्रशंसा करता है। मुगल काल में बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा क्या लिखी थी? तो तुजुक बावरी लिखी थी। अकबर के काल में जो है पहली बार कुरान का फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है। जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा फारसी में तुजुक-ए-जहांगीरी लिखी थी। शाहजहां के समय फारसी में अबुल हमीद लाहौरी का जो है पादशाहनामा जो है बहुत प्रसिद्ध है। शाहजहां के समय में जो लिखा गया था अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा। औरंगजेब के समय फारसी में खफी खान ने। किसने? तो खफी खान ने औरंगजेब के समय जो है फारसी में मुंतखब उल लुबाब की रचना की थी। संस्कृत साहित्य में महेश ठाकुर ने जो है संस्कृत में उत्कृष्ट ग्रंथ अकबर के शासनकाल का जो है इतिहास लिखा था। किसने? तो महेश ठाकुर ने संस्कृत में लिखा था। ठीक। पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर एवं गंगा लहरी की रचना की थी संस्कृत में। किसने? तो पंडित जगन्नाथ ने। मुगल काल में जो है उर्दू साहित्य में अद्वितीय प्रगति हुई। मुगल बादशाहों में जो है मोहम्मद शाह पहला बादशाह था जिसने उर्दू को संरक्षण दिया था। ठीक। उर्दू का अर्थ है शाही शिविर
यानी कि कैंप की भाषा, ठीक है। उर्दू का अर्थ क्या है, तो शाही शिविर की भाषा है। मुगल काल में ही उर्दू को जो है रेखता कहा जाने लगा था। उर्दू साहित्य में इस काल का चर्चित कवि कौन था, तो वली था। कौन था, वली जो है उर्दू साहित्य का कवि था, ठीक। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी। किसको, तो मोहम्मद हुसैन को। किसके द्वारा, तो अकबर के दरबार में जो है कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी। फारसी बल्कि मंगोल पद्धति पहले पहल भारत में हुमायूं द्वारा नहीं लाई गई, जबकि यह पहले से ही बहमनी राज्य में जो है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही विद्यमान थी, ठीक है। शेर शाह का मकबरा हो गया, जो कि बिहार के शाहाबाद जिले के सहसाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है, जो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में, ठीक है। आकार एवं गौरव दोनों दृष्टिकोणों से जो है भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है, तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है, ठीक। फर्गूसन के अनुसार फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब था। किसके अनुसार, तो फर्गूसन के अनुसार, जो फतेहपुर सीकरी था, ठीक। बाबर ने ज्यामितीय विधि पर आधारित एक उद्यान आगरा में लगवाया, जिसे नूर अफगान नाम दिया गया। शाहजहां का काल जो है मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके, तो शाहजहां के काल को, ठीक है। वास्तुकला का यानी कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। मुगल चित्रकला की नींव जो है हुमायूं के काल में पड़ी थी। मुगल चित्रशाला में मुगल चित्रकला शैली में चित्रित सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण चित्र जो है संग्रह हमजानामा, ठीक है। क्या है, तो हमजानामा है, जो दास्तान ए अमीर हमजा के नाम से प्रसिद्ध है। और इस पांडुलिपि में जो है कितने चित्र हैं, तो 1200 चित्रों का संग्रह है। किनमें, तो हमजानामा में। हुमायूं के काल में प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली और जो है अब्दुस्समद, जो हैं हुमायूं के काल में प्रमुख चित्रकार थे। अकबर भित्ति चित्रकारी प्रारंभ हुई थी। अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं के अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। राजतरंगिणी की फारसी में अनुवाद शैली, ठीक है, राजतरंगिणी की फारसी में जो है अनुवाद मौलाना शेरी ने किया था। अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार थे दसवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सावंतदास, ठीक है, सावंतदास और अब्दुस्समद, ये सभी जो हैं अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर का जो है काल मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष का काल कहा जाता है, ठीक है। यानी चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तो जहांगीर के काल को कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो जहांगीर के काल के समय जो है जो प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग थे, बिशनदास थे, उस्ताद मंसूर थे, दौलत थे, मनोहर थे, अबुल हसन थे, ये सभी जहांगीर के समय चित्रकार थे। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को जो है नादिर उल असर, ठीक है, नादिर उल असर और अबुल हसन को जो है नादिर उजमा की उपाधि प्रदान की थी जहांगीर ने। उस्ताद मंसूर जो है पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। अबुल हसन जो है व्यक्ति चित्रों में कुशल था, ठीक है, व्यक्ति के चित्रों में कुशल था। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया था। अकबर जो है स्वयं बहुत अच्छा नगाड़ा, ठीक है, नगाड़ा बजाता था, ठीक है। कौन, तो जो अकबर था, ठीक है। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से जो है एक था, जिसे अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। अकबर के समय प्रमुख संगीतज्ञों में जो हैं तानसेन थे, बाज बहादुर थे, बैज बख्श थे, गोपाल थे, हरिदास थे, रामदास थे, सुजान खां थे, मियाँ चांद थे, मियाँ लाल थे और बैजू बावरा थे। अकबर के काल में प्रमुख जो संगीतज्ञ थे, ठीक। जहांगीर ने गजल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के काल के प्रमुख संगीतज्ञ थे कौन, तो लाल खां थे, खुशहाल खां थे और बिसराम खां थे। शाहजहां के जो हैं प्रमुख संगीतज्ञ जो थे, शाहजहां ने लाल खां को जो है गुण समुंदर की उपाधि प्रदान की थी। किसकी, तो लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि किसने प्रदान की, तो शाहजहां ने। औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। कौन, तो जो औरंगजेब था। औरंगजेब के समय प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे, तो रसबैन खां थे, सुखी सेन थे, कलावंत थे, हयात सरस नयन थे और कृपा थे। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास जो है 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के काल में जो है हुआ था। उसके काल में नेमत खां, सदारंग, अदारंग ने संगीत के विकास को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। किनके शासनकाल में, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में, ठीक है। लेन पुल ने दारा शिकोह को जो है लघु अकबर कहा है। किनको, तो दारा शिकोह को जो है लघु अकबर कहा है। किसने, तो लेन पुल ने, ठीक।
चलिए, तो ये जो है आज तक का ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है मुग़ल शासन व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे पार्ट में जो है आपको स्थापत्य कला देखने को मिलेंगी, ठीक है, और उसके बाद रचनाएँ मिलेंगी और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे कंटेंट डीपली और इसलिए बहुत ही आसान भाषा में बताए जाते हैं, और यहाँ से कोई भी पॉइंट छूटने नहीं पाता है शायद, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।